शराब ज्यों ज्यों पुरानी होती चली जा रही है, उनके असली चरित्र का शबाब खुद ब खुद उभर कर सामने आता जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व आप लोगों ने देखा था कि एक स्टिंग ऑपरेशन प्रकाश में आया था, जिसमें इस घोटाले के एक आरोपी ने बहुत सी बातें कही थीं जो अपने आप में बहुत कुछ रहस्योद्घाटन कर रही थी। आज यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, सिरसा जी भी हैं, हम लोगों ने इसलिए बुलाई है कि आज से सोशल मीडिया पर कई जगहों पर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो बहुत प्रखरता के साथ ऐसी खतरनाक और घातक बातें कह रहा है। मेरे विचार से उसको देखने और समझने के बाद किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप नहीं रह जाता है। इस स्टिंग ऑपरेशन में इस घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा किसी व्यक्ति को इतना विस्तार बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से किस कंपनी को कितना पैसा लिया गया, एडवांस में पैसा लिया गया। और इतना ही नहीं है, इसमें सिर्फ पैसे लेने और देने का उल्लेख नहीं है, पूरी की पूरी पॉलिसी किस व्यवस्थित ढंग से बनाई गई कि चुनिंदा लोगों के हाथ में ही पैसा रहे और कैश का फ्लो भी उन्हीं के हाथ में रहे। वो चीजें देखकर निश्चित रूप से आप लोगों को भी बहुत दुखद आश्चर्य होगा। मैं दुखद आश्चर्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, पूरे भारत में 2 ही बड़ी ब्रांड हैं जो शराब की ब्रांड हैं। उनके 2 ही बड़े अधिकृत जो होलसेलर्स थे दिल्ली में, उन्हीं को दिया गया। जैसे 2 बड़ी ब्रांड डीआईजीओ और पेरी रिकार्ड हैं, और उनके 2 जो प्रमुख होलसेलर्स हैं, एक का नाम है ब्रांडको और एक इंडो स्पिरिट, जिसका कि उल्लेख पहले भी आ चुका है। और इसमें वह व्यक्ति बता रहा है कि ब्रांडको ब्रांच वाले अमन ढल की तरफ से 60 करोड़ रुपए और इंडो स्पिरिट के समीर महेंद्रू की तरफ से के लिए 100 करोड़ रुपए उनके द्वारा देने की बात है। एक विषय। दूसरा, इसमें वो ये कह रहा, आप सभी जानते हैं, अगर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर, इसके बीच में जो कमीशन तय होता है वो कंपनियां तय करती हैं। भिन्न भिन्न रिटेलर्स का कमीशन अलग अलग परिस्थिति के अनुसार तय होता, ताकि उसमें एक स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यानी एक हेल्दी बिजनेस कंपटीशन बना रहे। पर वो बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कमीशन सरकार ने तय किया। और वो ये भी बता रहा है कि कमीशन किसका तय किया? होलसेलर का। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैन्युफैक्चरर के लिए पैसे का इनपुट अधिक होता है, क्योंकि उसे इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, चलानी पड़ती है। रिटेलर को दुकान रखनी पड़ती है। होलसेलर जो है वो तो एक प्रकार का इंटरमीडिएट व्यक्ति होता है, उसका कमीशन, यानी होलसेलर जो है वो पूर्णतः कमीशन के आधार पर चलता है, और सर्वाधिक कमीशन उसका, और वह भी सरकार के द्वारा तय। और इसमें वो ये बता रहा है कि कमीशन लेने का औचित्य और आधार क्या था और किस प्रकार से वो पैसा लेकर बाकी लोगों को दिया गया। और इतना ही नहीं, यह भी दर्शा रहा है कि शराब के इस घोटाले के आधार पर लिए गए पैसे का गोवा और पंजाब में भी चुनावों में उपयोग किया गया। और इसके अतिरिक्त यह भी उसने बताया कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। और यह वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो अवेलेबल वीडियो है आज, जो दिल्ली में सर्कुलेटेड है, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने ना पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले। अब ये स्टिंग देखने के बाद
एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, ये वही व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी, भारत के इतिहास के एकमेव व्यक्ति जिन्होंने संवैधानिक पद पर कहा था कि अगर कोई तुमसे पैसा मांगे तो स्टिंग बना लेना, हम उस स्टिंग के आधार पर ही कार्रवाई कर देंगे। कोई अगर स्टिंग बनाकर भ्रष्टाचार का खुलासा करेगा तो हमारी सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। कहां गए वो वचन 7 साल पहले कि बोली गई वो बात? और ये बात स्टिंग में आपको देखने के बाद और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अब हम यह कहना चाहते हैं कि स्टिंग होने की जो कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में है, यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, यह पब्लिक डोमेन में। हम तो सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार की नीतिगत बातें उभर कर सामने आई, नंबर 2 पॉलिसी आपने विड्रॉ की, नंबर 3 उसके बावजूद आपने उसका समर्थन किया, नंबर 4 पहली स्टिंग पे कोई कार्रवाई नहीं की, नंबर 5 आपने उसके बाद स्टिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और आपके आंदोलन के पितृपुरुष अन्ना जी भी इस पर आपके बारे में लिख चुके हैं। पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा होगा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य श्रव्य चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो दिल्ली का जो था ये ब्रेड को अमनदीप डाल है, उसके बाद आपका एक दीवान स्प्रेड वाला इंडोस महावीर वाले पैसों जब बताया, आप बताइए कि चलो जी हाँ कैसा है इंडोस स्प्रेड वाला, तो 100 करोड़ रुपए दीवान दिल्ली बैठे थे, वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है, तो सब कोई बोलते थे क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा, भाई आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आप मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे को सारे भेज दें, ये तो कैश व्हाइट तो ब्लैक की कन्वर्जन होगी, जिस जो कैश दे रहे हैं, अब मेरे को कैश पड़ा मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट को वापस आता रहेगा, फिक्स धंधा फिक्स मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में उसने अमंडल ने दिए 60 करोड़ रुपए सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने में देंगे, किसी का पैसे देने की हिम्मत नहीं, अब हमारे पास कहां से आएंगे पैसे देने, ऐसे ही माल का वो माल भी करने की तरीके से दिए 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ दिए भी, इसके बिना धंधा नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवार स्प्रेड है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था, दोस्त 30 करोड़ रुपए थी, बस ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो मतलब ऐसा है कि जिसका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आंख में करके भी पत्थर मार रहे उसको पता है, हर आदमी को पता है, मतलब इसमें तो मुझे है ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कभी हुआ है तक। तो अमंडल तो पंजाब में ही, अमंडल और एक अनंत वंश, 2 आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा 2 आदमी को दे दिया। कैसे दे दिया? आप मेरे बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 एडवांस थे। कंपटीशन क्या करता है, अगर एक दुकानदार ने या एक कस्टमर ने खरीदनी है, 6 दुकानें हैं, तो उसको तो फायदा ही होगा। क्यों नहीं 2 आदमियों को, मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमी को, ताकि कंपटीशन, कस्टमर के लिए तो कंपटीशन जगत की बात है। आप लोग कहते हैं कंपटीशन के लिए, तो आप पहले रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करो, ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करके 2 आदमी को धंधा दे दिया। आज की डेट में हम डल और अनंत पॉइंट्स पंजाब में जिस भी टेलर का बंदा करा सकते हैं, जिसको ना मान लें उसकी डिमांड बन जाएगी, वो ज्यादा पैसे देने पड़ेगा। आप अच्छा आप इसमें भेज दें, पंजाब के किसी भी टेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा उससे पूछो।
जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा? सब कुछ सेम है इसके अंदर। ये तो बड़ा हल्का है, पैसे नहीं डालते। अब मेरा नाम है तो मेरा दिनेश जोड़ा हो जाता था। अब लोग मेरे को नाम दिनेश जोड़ा हो जाते हैं। मेरा नाम अमित अरोड़ा ही, अमित अरोड़ा। मैं दिनेश जोड़ा नहीं हूँ। मेरे को कोई भी एडवांस का धंधा नहीं मिला, 1% का भी धंधा नहीं मिला। मेरे पास रिटेल का धंधा है, तो मैं हाई कोर्ट से मेरे को मिला है। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से कोई जीत के लेके आया मैं। मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था। अब मेरा नाम डाल दिया तो मैं वाली में करके मैंने इसकी पॉलिसी बनाने में तो सारा काम जो है विजय नायक का था, सभी मेट्रो का था, अमन ढल का था, मैडम चड्डा का था, और एक अरुण पिल्लई नाम का था। ये जो अमन ढल है वो विंडो है, और जो स्क्रीन विंडो विंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव निकर है, और जो ये है क्या कहते हैं अरुण पिल्लई है, बनाया नहीं होगा। अगर कोई बंदा ड्रग्स की बेचे तो भी जगह नहीं मारता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया? 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आया, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का, एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप को दोनों आपस में हेल्प करते हैं। अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी ना कितना पैसा सेट होगा। ये तो उन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए कमाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए, ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में दिखा दिया, सोचा नहीं ऐसा पूरे। ये तो सिर्फ वैल्यूएशन होता है, पेटीएम बन गया, पेटीएम ने बोला 1000 करोड़ बन गया और वही की चल रही है। अगर ये चलता है तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया, मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएम को पता है क्या होगा। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। ये तो हाई लेवल की इनको सारे जो उन्होंने ये तो चर्चा भी चल रही है। अब आप नहीं, पहले एक बार सोचो, वो भी बताता हूँ। पहले एक बार सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा था 5 करोड़ लाइसेंस हो। क्यों कर दिया? ताकि छोटा प्लेयर रजिस्टर करे। 10-12 लोगों ने ज्यादा कर लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटा प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती कभी, क्योंकि बिजनेस तो 80% चला गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी वो नहीं करता, ताकि धीरे धीरे क्या हो कि सारा बिजनेस ही चालू करवा है। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस ही चालू कर रहे। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस ही चालू करवा है। अल्टीमेटली तो यही प्लान है। गवर्नमेंट को बैठते नहीं, गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर के पैसे नहीं मिल रहे, इनको पैसे मिलते हैं होलसेल से। ये क्या कहते हैं, बहुत सारी होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना हरियाणा में, बाकी स्टेट में कोटा फिक्स रहता है कि आपने मैंने ब्रिड की फीस की 200 करोड़ की, तो 200 करोड़ रुपए तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है। उसके ऊपर अगर दारू देता हूं तो मेरे को वैसे पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज नहीं पड़ती है। आप सोचिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1% मिलेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात का शोर हो रहा है ना, ये गुजरात में दारू वहां से गई, ये गुजरात में दिल्ली से जाके दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है, आप एक ऐसी कौन सी मार्केट बनी दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा पड़ गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बेटी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने वहां बिके 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एजेंसीज अगर इस चीज को अंदर जाए तो सारा ये जो गुजरात का शो में जाकर है कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में कहां से जा रही है, गुजरात में दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से क्या तो पंजाब से जा रही है, पंजाब में सेम पॉलिसी लागू होती है। पंजाब को लागू किया है, पंजाब में सेम, पंजाब में क्या किया 12 को 10% दिया, शोर बन गया 12% तो बाहर दिया 10 करके, बाकी तो सब कुछ सेम है। लेकिन पंजाब में रिटेलर छोटे लगे हैं, आज यहाँ पर जाते पंजाब में जाके। लेकिन ये जो दिल्ली को क्या कहते हैं, दिल्ली एक्सपोर्ट, हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हम होते हैं कि भाई सारी जगह जो दिल्ली से और सब जगह इनको तो अपने कोई ऐसे बदले ना होलसेल की जगह कहीं से भी जाएगी, इनको तो होलसेल में मिलेगा 6%। ये जो 12% की ये थी कमीशन उन्होंने 6% का था।
ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, बिल्लई, समीर नेहरू, अमंडल, ये मैडम चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई, ये सब ने बैठ के पॉलिसी बनाई, और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला, सबको मार दिया। ठीक है, सारे L1 सिर्फ L1 के ऊपर पॉलिसी बनाई। सिसोदिया तो इसमें बनाया सरकार ने भी। अब देखो जी, सिर्फ सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए, उसके अंदर मरे मरे भी 300-400-500 करोड़ तो बनाई हो, बाकी तो उसके सिवाय क्या किया? इतना सब कुछ, इतना तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो आप सभी ने देखा, इसमें एडवांस, कैश, एडजस्टमेंट, लाभार्थी पॉलिसी बना रहे हैं। यानी जिसको सर्वाधिक लाभ मिला है वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो पॉलिसी बना रहे हैं। और 10,000 करोड़ रुपए तक के फ्रॉड की बात कही जा रही है। सिर्फ अब एकदम साफ हो गया है कि ये शराब, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के घोटाले की शराब अब सिर्फ नशीली नहीं, जहरीली भी हो गई है। और वह जहर आपको बहुत साफ सामने दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोगों के भी नाम हैं जो आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं। अब मैं इस विषय पर अनुरोध करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष आदेश जी। आज की जो स्टिंग देखने के बाद, जिस तरह से स्टिंग में जो बातें कही गई हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु जी ने जो बातें कही हैं, उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि केजरीवाल सरकार की एक ही है नीति, हर रस्म निभाएंगे भ्रष्टाचार की रीति। हर वो काम, जो काम वो करते हैं, उस हर काम में भ्रष्टाचार, करप्शन, अपने लोगों का फायदा। कैसे उन्होंने दिल्ली के राजस्व को हानि पहुंचाकर, दिल्ली के राजस्व की लूट और चोरी करके, उन्होंने जो राजस्व 165% आता था, दिल्ली में शराब की बिक्री 15,000 करोड़ रुपए के लगभग होती है, 165% राजस्व दिल्ली के खजाने में आता था, उसको घटाकर 1% कर दिया, क्योंकि वो सारा का सारा पैसा जो दिल्ली के खजाने में आना था, वो शराब के गिने चुने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनकी मार्फत अंडर द टेबल कमीशन, दलाली लेने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो रहा है। आज पब्लिक डोमेन में दूसरा स्टिंग घूम रहा है। पहले स्टिंग में भी बहुत सारी बातें स्पष्ट थी कि कैसे 2% से 12% किया गया, उसमें से 6% उन्हें खुद लेना था। कैसे उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी ठेके दे दिए जो अपनी बनाई पॉलिसी थी। कैसे उन्होंने कुछ चंद लोगों ने मिलकर, जिनको फायदा पहुंचाना था बड़े प्लेयर को, उनसे मिलकर सरकार ने पॉलिसी बनाई उनको फायदा दिलाने के लिए और खुद फायदा लेने के लिए। और दिल्ली ही नहीं, आम आदमी पार्टी का ये मॉडल बन गया है कि पंजाब में उनकी सरकार आई तो पंजाब में भी वही मॉडल बना दिया। पंजाब में भी उन्होंने 2 बड़े प्लेयर को पूरे शराब का ठेका दे दिया, L1 दे दिया, और उसमें हजारों करोड़ रुपए उन्होंने बनाए। मुझे लगता है केजरीवाल सरकार ने ठानी है भ्रष्टाचार की हर रस्म निभानी है। जितने भी भ्रष्टाचारी करने के रास्ते हैं, दलाली है, वो सारे रस्म अरविंद केजरीवाल सरकार निभा रहे हैं। और अब वो कोई भी नियम कानून नहीं मानते, नहीं मानेंगे नियम कानून, ना ही मानेंगे CBC। अब तो हम चलेंगे DCC, यानी डायरेक्ट कैश कलेक्शन। अरविंद केजरीवाल की काम करने की पद्धति, नियम में एक और बड़ा फार्मूला है DCC, डायरेक्ट कैश कलेक्शन। उन्होंने शराब के बड़े बड़े
ठेकेदारों से लिया, होलसेलर से लिया और उनको बाद में वाइट में फायदा कराया। तो जो स्टिंग आया है, ये स्टिंग ये पूरा दर्शा रहा है कि स्टिंग मास्टर जो ये कहते थे कि कोई भी स्टिंग आएगा भ्रष्टाचार का, हमारे पास स्टिंग ले आना, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये स्टिंग आ गया है और कोई ऐसे व्यक्ति का स्टिंग नहीं है। जो एक्यूज नंबर 9 है, उनका खुद का कहना है, सारी आपकी पोल पट्टी खोली है, तो आप ये बताइए जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर आप कार्रवाई कब करेंगे, उनको बर्खास्त कब करेंगे? धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी से आपको संबोधित करें। आपने अभी स्टिंग में सब कुछ देखा, किस तरह से 100 करोड़ रुपया, जब हम कहते थे तो कहते थे सबूत लाओ, अब तो सबूत भी सामने है। 100 करोड़ रुपया इंडो स्पिरिट ने, 60 करोड़ रुपया अमंडल ब्रिंडको ने, 50 करोड़ रुपया जसदीप कौर चड्ढा महादेव वाइन्स ने और 30 करोड़ रुपया दीवान स्पिरिट्स ने। आप देखिए कि एक एक रुपया कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। और यहां पे स्टिंग में बता रहे 10 करोड़ रुपया लगाकर लोगों ने 150 करोड़ रुपया कमाने का काम किया। और ये पॉलिसी जो थी, ये सारी टेलर मेड पॉलिसी केवल चंद लोगों को, जो अरविंद केजरीवाल जी के पूंजीपति दोस्त थे, उनके लिए ये पॉलिसी होटल ओबराइस में और होटल अमन में लोधी में बैठकर इस पॉलिसी को बनाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो आदमी कह रहा है जिसने ये सब कुछ देखा है। और आप देखिए 12% कमीशन की गई 2% से, और 12% कमीशन में से ज्वाइनिंग फीस, मतलब 6% जो देता था उसको 6% ज्वाइनिंग कहते थे। और ये दिनेश अरोड़ा जो कलेक्शन एजेंट था, वो 6% सबसे ज्वाइनिंग फीस ले रहा था। और पैसे एडवांस ले लिए गए इलेक्शन के लिए। ना केवल यहां पर करप्शन हुई, बल्कि सफेद पैसा किया गया, काले धंधे का पैसा सफेद भी किया गया। 100 करोड़ रुपया एडवांस दे दिया गया और वो फिर सारा पैसा कमीशन के रूप में, चेक से 12% कमीशन के रूप में व्हाइट मिलता रहा। सो काले पैसे को सफेद करने का धंधा भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देश भर की पॉलिसी के अंदर, एक्साइज पॉलिसी के अंदर यह मेंशन्ड है कि जितना भी कोटा होगा, स्टेट का एक कोटा फिक्स होता है, उसको कहते हैं लिक्कर कोटा। कितना है? क्योंकि जितनी एक्साइज कोई दे रहा उतना लिक्कर कोटा होता है। यहां पे लिक्कर कोटे की इस पॉलिसी में एग्जेम्पशन दे दी गई, ताकि 165% की जगह 1% ड्यूटी कर दी गई। और जो शराब की बोतल दिल्ली के ठेके पे 550 की होनी थी, वो 250, 125 रुपए की बिकी। और उससे क्या हुआ, देश भर की जो ब्लैक करने वाले लोग थे, धंधा करते थे ब्लैक का, उनको सबसे सस्ती दारू दिल्ली में मिलती थी। तो दिल्ली शराब की ब्लैक करने वालों का अड्डा बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और आप सुनिए, 4 लाख बॉक्स शराब बिकती थी दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल कहते थे, मनीष सिसोदिया कहते थे, ठेके नहीं खुल पाए इसलिए राजस्व में कमी आई है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठेके ना खुलने से शराब में कमी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त वो राजस्व उनकी जेब में एक्साइज चले गई, इसलिए दिल्ली को 3500 करोड़ को नुकसान हुआ, क्योंकि पहले 4 लाख डब्बा शराब का बिकता था। इसके मुताबिक, अमित अरोड़ा के मुताबिक 4 लाख शराब का डब्बा बिकता था, अब उसकी जगह 15 लाख शराब का डब्बा बिका है। 15 लाख, 3 गुना ज्यादा शराब बिकी, फिर भी सरकार को 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और पूंजीपतियों को 3500 करोड़ से ज्यादा का लाभ होना है। अब आप देखिए, उसने इसमें यह भी बताया, अब देखिए स्टिंग में, मुझे लगता है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल को मॉरली राइट नहीं रह जाएगा कुर्सी पे रहने का। क्या बोला? इतना ड्रग्स के धंधे में लाभ नहीं है। ड्रग्स, इतनी कमाई ड्रग्स में नहीं है जितनी कमाई दिल्ली की एक्साइज में अरविंद केजरीवाल के मित्रों को, दोस्तों को हुई, उतनी कमाई तो ड्रग्स में भी नहीं है। और आप यह भी सुनकर हैरान हो जाएंगे,
दिल्ली का तो 15,000 करोड़ का काम दिया ही, पंजाब का, इसमें आपने अगर ध्यान दिया उस स्टिंग में, उसने बताया कि केवल 2 लोगों के पास, हम बहुत देर से ये बात चला चला कर कह रहे थे कि पंजाब का 10,000 करोड़ रुपए का काम 2 परिवारों के पास है। किसके पास है? अनंत वाइन्स के विजय मेहरा और तुषार मेहरा, और ब्रिंडको का अमन ढल और बरिंदर ढल। ये अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं। इन 2 लोगों के पास सारे का सारा शराब का धंधा है। और आज इस स्टिंग के बाद दूध का दूध, पानी का पानी, इनफैक्ट अगर मैं कहूं दूध का दूध और शराब की शराब सामने आ गई है। इन लोगों की सारी चोरी अब आपके सामने है। अब ये स्टिंग करने के लिए, जैसे सुधांशु जी ने अभी बताया था, अब स्टिंग मास्टर का स्टिंग हुआ है। अब आप देखिएगा अब ये क्या रोना नया रोएंगे, क्योंकि अब पकड़े गए हैं चोरी, लेकिन उसके मॉरली इनके पास अधिकार नहीं है। ना तो मनीष सिसोदिया के पास कुर्सी पे रहने का अधिकार है, ना तो अरविंद केजरीवाल के पास, क्योंकि उन्होंने संविधान की कसम खाई थी। ये बात आप याद रखिएगा, मंत्री बनने वक्त उन्होंने ये संविधान की कसम खाई थी कि जो भी चीज मेरे संज्ञान में आएगी, तब तक, जब तक ऐसा बताना किसी को जरूरी नहीं होगा, मैं शेयर नहीं करूंगा। जबकि एक्साइज पॉलिसी में उन्होंने संविधान की कसम खाने के बावजूद ये सारी बातें इन 4 लोगों के साथ तय की, जगदीप कौर चड्ढा के साथ, अमन ढल के साथ, और ये महादेव वाइन्स के, और ये ब्रिंडको के साथ, इनके साथ शेयर करके इन्होंने संविधान की इस कसम को तोड़ा है। इसलिए मॉरली इनको इस कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद। माननीय सुधांशु जी से आग्रह होगा। बस हम अंत में यह कहना चाहेंगे कि या तो अरविंद केजरीवाल जी कार्रवाई करें, या स्टिंग को लेकर अपने पूर्ववर्ती बयान के लिए माफी मांग लें। पर सत्ता के नशे में डूबे हुए केजरीवाल जी से हमें आशा कम है, परंतु भाजपा स्पष्ट रूप से मांग करती है या तो इसके लिए माफी मांगे या अपने बयान के लिए माफी मांगे। और यह वाक्य कहना चाहूंगा, हम लोगों ने एक बहुत पुराना एक शेर सुना था, आज लगता है कि ये राजनीति में आकर बिल्कुल उनके ऊपर चरितार्थ होता है। शराब के लिए था कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में, जो इसमें डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। और ये तो आने के साथ ही डूब गए, और डूबने के बाद क्या क्या दिखाई पड़ रहा है वो इस स्टिंग ने आपको दिखा दिया है। यतीन्द्र शर्मा, TV 18। एक बार वो सार्वजनिक माफी मांग लें। सार्वजनिक संवैधानिक पद पे कहा था ना कि स्टिंग लाओ, कार्रवाई करेंगे। उनसे कहिए माफी मांग लें, जो कार्रवाई करनी होगी जांच एजेंसियां करेंगी, पर वो तो माफी मांग लें। जवाब टेक्निकल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल जवाब दीजिए। भारत 24। देखिए, यह विषय सीबीआई के संज्ञान में है। जांच एजेंसियां हर चीज के ऊपर वस्तुनिष्ठ आधार पे, यानी ऑब्जेक्टिव आधार के ऊपर कार्रवाई कर रही हैं, पर सवाल तो उन पे है। वो आकर कहें कि यह सही नहीं है, वो आकर इतना ही साहस करें। जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है उन्हीं को सारा का सारा बिजनेस मिला है। और इतना ही नहीं, इतना गंभीर आरोप कि लाभार्थियों ने बैठकर नीति बनाई। द बेनिफिशियरीज हैव सेट डाउन विद द गवर्नमेंट एंड फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी। यह है नई राजनीति का नया चरित्र। प्रदीप, टोटल TV। ये स्टिंग पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है मान्यवर। हमने सिर्फ आपके संज्ञान में प्रेषित किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने जारी नहीं किया है। ये सर्कुलेट हो रहा है दिल्ली में कल से, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ उनको आईना दिखाया है कि स्टिंग मास्टर कृपया इस बात का जवाब दें कि स्टिंग के ऊपर अब उनकी नीति क्या है। सुदेशना घोषाल।
प्लीज ये प्रेस किसी दूसरे विषय पर है, इसलिए मैं मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। आपकी बीसी हुई है, इसके बाद 1 बजे आज मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का एक बड़ा हम जो है एक्सपोजे आएंगे लेके आएंगे, तो आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया आपके स्टिंग पर जवाब देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी यही कह रही है, उनका एक स्टैंडर्ड जवाब जो रहा है कि गुजरात में हमारा जो ग्राफ बढ़ा है, दिल्ली में बीजेपी जो पीछे रही है, उसको लेके ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे जो भी आपने पॉइंटेड सवाल पूछे उनके जवाब अब तक नहीं आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज तक पॉइंटेड सवाल पूछती रही है, बिंदुवार प्रश्न पूछती रही, पर जो आपने कहा उनका एक स्टैंडर्ड जवाब रहा है। वो स्टैंडर्ड जवाब रहा ये है कि मुझे उस सीट का जवाब नहीं देना है। जैसे मैं मतलब ऑन द लाइटर नोट कहूं, वो एक पुरानी फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन की, सत्ते पे सत्ता, जिसमें ज्यादा शराब पी के जब बैठ जाता है तो कोई भी सवाल पूछा जाए तो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं पीना चाहता था, 4 दोस्तों ने बैठा लिया, उसके बाद मेरा छोटा भाई है वो बहुत स्ट्रांग है, फैट मारता दीवार में होल हो जाता है, और उसके बाद फिर वही बात रिपीट करता है, थोड़ी देर बाद फिर उससे सवाल पूछा जाता है, वो वही बात रिपीट करता है। तो उनका स्टैंडर्ड जवाब यह है कि शराब की पॉलिसी पर जवाब नहीं देना है, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज भी जब आप बात करेंगे तो संभावना इस बात की प्रबल है कि वो शराब के बिंदुवार मुद्दों पर, शराब घोटाले पर जवाब न देकर फिर कहीं अन्यत्र यत्र तत्र सर्वत्र घुमाने का प्रयास करेंगे। हर्षा, रिपब्लिक टीवी। पिछले स्टिंग से लेकर के अभी तक लगातार केजरीवाल लगातार कहते हैं कि कोई भी बना सकता है, सड़क से उठा के किसी को खड़ा कर सकते हैं, कोई इसकी वैधता नहीं है। आप स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं, अरविंद केजरीवाल पावर सब्सिडी को रिवोक कर रहे हैं, वो ऑल क्लेम्स की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का मिसयूज किया जा रहा है, बट कोई सवाल या कोई जवाब स्टिंग को लेकर के नहीं, वो पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। आपको लगता है वो आपका परसेप्शन? देखिए, स्टिंग का सवाल उनसे इसलिए है कि वो खुद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टिंग की नीति को वैधानिकता देने की बात कही थी। हम बार बार कह रहे हैं ना, एक बार वो सार्वजनिक रूप से बयान दें, कहें जो मैंने बोला था, जैसे मैं अनेक बार अपना स्टैंड बदल चुका हूं, अब ना मैं ये कहता हूं कि मुझे चाहिए जन लोकपाल, अब न मैं ये कहता हूं मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, उसी प्रकार से कह दें। अब मुझे अन्ना को बरगलाया गया था, कांग्रेस से समर्थन लिया था, सब कुछ जिस प्रकार से बदला है, तो उसी प्रकार से यह भी स्वीकार कर लें कि मैंने अपनी बात बदल दी थी। और मैं अंग्रेजी में एक वाक्य कहना चाहूंगा, देयर इज ए प्रिवेलिंग सेंटिमेंट that politics has become a profession, but we believe that politics is not a profession, it is a mission. But the character of Aam Aadmi Party shows that for them politics is commission. हिमांशु, रिपब्लिक भारत। देखिए, जब एक संस्था उस पर कार्रवाई कर रही है, एक जांच एजेंसी, तो उस जांच एजेंसी की प्रक्रिया के तहत दूसरी जांच एजेंसी भी समय पर कार्रवाई करेगी। मगर मैं तो पुनः कह रहा हूं, हियर द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट लीगल, द क्वेश्चन इज मॉरल एंड पॉलिटिकल, एंड दोज हु ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज ए फ्लैग बेयरर ऑफ द हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज, एंड दे आर ट्राइंग टू डॉज द मॉरलिटी on the disguise of or on the pretext of technicality. सर, क्योंकि उस मसले में उन्होंने वहां से हमारे बोलने पे स्टे ले रखा है, इसलिए इस मसले पे तो हम कोर्ट में ही अपना जवाब देंगे
और कोर्ट में सारे हम अपने प्रूफ देंगे कि कौन कौन था इन्वॉल्व था और कैसे कैसे इन्वॉल्व था और कब कब दिल्ली में कौन कौन आता था और किस किस से मिलता था और कौन कौन दिल्ली से जाकर हैदराबाद में किस किस्से से मिलता था। ये सारी बातें हम कोर्ट में बता सकते हैं क्योंकि तो स्टे है इसके ऊपर। अंतिम प्रश्न है मिलन इंडिया टुडे। मिलन इंडिया टुडे It is, I think, a similar type of question which has been asked by previous journalist also. So I just want to say that as far as the substantivity of this investigation, since we have taken it from the public domain, so agencies which are investigating on the various aspects, they will also take into cognizance and take up whatever the fact they consider fit for pursuing the further investigation. But again, I am saying, as far as Aam Aadmi Party is concerned, such a serious moral turpitude issues have been raised. At least they can come and say that those who are the biggest beneficiary of this scam, we have never interacted with them. And they are not having any role in the making of the policy. But still, if they are not saying, then we can say categorically कि दाल में कहीं ना कहीं तो कुछ काला है, इसीलिए दाल को लगातार घुमाते जा रहे हैं।